हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल A14 प्रेप लैब। तो आज हम वैदिक काल के तीसरे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस काल में आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मुझे ज़्यादा क्वेश्चन बनाने पड़े हैं। आप अलग अलग से मतलब सेपरेट भी ऋग वैदिक काल को और उत्तर वैदिक काल को भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उस पर भी क्वेश्चन डाले जाएं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, तो आज हमारा क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक संगठन बताइए। अब यहाँ पे स्पेसिफिक दिया है उत्तर वैदिक काल, तो अब हम यहाँ पर ऋग वैदिक काल के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम थोड़ा बहुत रेफरेंस लेंगे कि इतना चेंज आया, बट होल हार्टेडली हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल ग्रामीण था, कृषि आधारित था एवं राजतंत्रीय थी। ठीक है, देखें, जो ऋग वैदिक काल था वो ग्रामीण भी था, राजतंत्रीय भी था, बट उसमें एक चेंज आता है पशुपालन, और यहाँ पर क्या चेंज आता है, कृषि आधारित। ठीक है, अब विभिन्न प्रकार के जन मिलकर जनपदों में परिवर्तित हो गए। जो ऋग वैदिक काल में जनों में विभाजित था, अब वो मिलकर जनपद बनने लगे। जैसे कि पुरु और भरत मिलकर क्रू बन गया और तुर्वश और क्रीवी मिलकर पांचाल बन गए। हमने इसका एग्जाम्पल दे दिया। अब हम पढ़ते हैं राजनीतिक संगठन। उत्तर वैदिक सभ्यता में राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई क्योंकि इसका सोर्स, ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार राजा की जो उत्पत्ति हुई है वो देवी सिद्धांत पर आधारित थी। तो जब राजा देवी सिद्धांत पर आधारित था, उसमें देवी वाले गुण थे या देवी ने उनको स्थापित किया था, सॉरी गुण नहीं, देवी ने देवी के उससे आशीर्वाद से वो स्थापित हुए थे, बने थे राजा, तो वो अपने अधिकारों में, उनके अधिकारों में वृद्धि होने लग गई रादर देन जनता के अधिकार कम होने लग गए। ठीक है, जनता के अधिकार कम होने लग गए और इधर इनके अधिकार बढ़ने लग गए। राजा पर से सभा व समिति का नियंत्रण कम हो गया, परंतु यह पूर्णतः समाप्त नहीं हुई थी। ठीक है, हम कह रहे हैं कि जो ऋग वैदिक काल में सभा और समिति जो राजा का चयन करती थी, उनका जो नियंत्रण था वो कम हो गया, लेकिन वो पूर्णतः समाप्त नहीं हुई थी। अब ये समाप्त नहीं हुई थी, ये हम क्यों कह रहे हैं वो हम आगे बताते हैं। क्योंकि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रिया बताया गया है, और अथर्ववेद किसका सोर्स है, उत्तर वैदिक काल का। अब आगे देखते हैं। अब राजा को अब प्रत्येक दिशाओं में अलग अलग नामों से जाना जाने लग गया। ठीक है, देखो यहाँ पर मध्य में राजा, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज, पूर्व में सम्राट और पश्चिम में सौराट। और जब इन सब पर ही चारों दिशाओं पर ही अपना स्थापित कर ले शास्य या साम्राज्य, उसको क्या कहा जाएगा, एकराट। ठीक है, अब आप भी ऐसे ही छोटे छोटे डायग्राम्स उसमें बना सकते हैं क्वेश्चन में आंसर लिखते वक्त, तो आपका आंसर इफेक्टिव लगेगा। नेक्स्ट हेडिंग इज राज्याभिषेक। वैदिक सभ्यता के विपरीत राज्याभिषेक, देखो यहाँ पर हमने ऋग वैदिक काल का रेफरेंस ले लिया। ठीक है, ऋग वैदिक सभ्यता के विपरीत राज्याभिषेक अब विभिन्न विधि विधानों व यज्ञों द्वारा संपन्न होने लगा। राज्याभिषेक पर राजसूय यज्ञ होने लग गया। राजसूय यज्ञ कहाँ पर दिया गया है, शतपथ ब्राह्मण में, जिसमें राजा क्या करता था, राजसूय यज्ञ में अपने रत्नियों को, जो रत्नी कितने थे, 12 को हवि प्रदान करता था। नेक्स्ट इज राजा के पदाधिकारी। राजा के कितने पदाधिकारी थे, क्योंकि ऋग वैदिक काल में आप देखेंगे पदाधिकारी केवल 6 थे, और वो भी इतने डिटेल उनकी नहीं दी गई थी जितनी डिटेल उत्तर वैदिक काल में पदाधिकारियों की दी गई है। क्योंकि शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का उल्लेख किया गया है, जो स्पेसिफिक दिया गया है। ठीक है, जो इस प्रकार है, पहला राजा, सेकंड पुरोहित, ये इसी क्रम में आएंगे। ठीक है, ये वरीयता के हिसाब से क्रम दिया गया है जो शतपथ ब्राह्मण में, तो ये इनको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। आप इनको खुद से नहीं लिख सकते कि पहले कुछ भी लिख दिया, सेकंड कुछ भी लिख दिया। ठीक है, पहला राजा, सेकंड पुरोहित, थर्ड इज सेनानी, फोर्थ इज युवराज, फिफ्थ इज महिषी, महिषी कौन, पटरानी, सिक्स्थ इज सूत यानी कि बुनाई वाला, कपड़े वाला। ठीक है, ग्रामीणी गांव का प्रधान, शत्ता प्रतिहारी, संग्रहिता कोषाध्यक्ष जो कोष का अध्यक्ष होता था यानी कि पैसों का, भागदूत कर एकत्र करता, तो कर एकत्र करता अगर है तो यानी कि कर लिया जाने लग गया था, तभी कर एकत्र करता का जिक्र आया है।
पालागल सारथी, अक्षवाप मित्र। ठीक है, ये राज्य के, अब ये रत्नी क्या होते थे, राज्य के उच्च पदाधिकारी होते थे और कुलीन वर्ग से रिलेटेड होते थे। क्योंकि ये रत्न धारण करते थे इसीलिए इनको रत्निन कहा गया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कर व्यवस्था। देखिए आपके पास टाइम कम होगा 3 घंटे और आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से लिखना होगा, तो इसलिए आप एक ही क्वेश्चन या एक ही टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए ज़्यादा टॉपिक कवर करें। ठीक है, तो इसलिए मैंने सिर्फ इसमें 3 ही हेडिंग दिए हैं, बल्कि एक्चुअली 4 हो गई हैं, राज्याभिषेक भी तो था। कर व्यवस्था। ऋग्वैदिक सभ्यता में जो बलि और शुल्क उपहार के रूप में राजा को दिया जाता था, जिसके बदले राजा सुरक्षा उपलब्ध कराता था, अब वह भाग यानी कि कर के रूप में बन गए। इसका मतलब ये है, ऋग्वैदिक काल में बलि और शुल्क लिया जाता था, लेकिन वो जनता उपहार के रूप में राजा को देती थी। राजा कर नहीं लगाता था, यानी कि वो कंपलसरी नहीं था, मैंडेटरी नहीं था। जिसका मूड हुआ वो दे दिया, जिसका नहीं हुआ वो नहीं देता था। अब क्या हुआ उत्तर वैदिक काल में, इसी कारण राजा को बलिहर कहा जाने लगा। बलिहर मतलब बलि लेने वाला। बलि क्या है, कर। ठीक है, कर कौन देता था, कर केवल वैश्य देते थे। वो कितना था, 1/16। और ये किसमें दिया गया है, शतपथ ब्राह्मण में। कर केवल वैश्य ही देते थे। क्योंकि मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है तो इसलिए ये वाली लाइन मैंने पूरी कर दी। निष्कर्षतः अब हम अपना कंक्लूजन करेंगे। निष्कर्षतः लोहे की खोज होने से स्थायी जीवन के कारण काल में जो हुए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थायित्व आया। लोहे की खोज के कारण सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थायित्व आया, जिस कारण जो कबीलाई राजनीतिक संगठन थे, ठीक है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल कबीलों में रहता था, जनों में रहता था, ठीक है, से अपेक्षाकृत स्थायी जीवन यानी कि उत्तर वैदिक काल आया, तथा यही स्थायित्व द्वितीय नगरीकरण की ओर अग्रसर हुआ। क्योंकि हमने देखा है द्वितीय नगरीकरण क्या था, महाजनपदों का काल, तो वहां पर अपेक्षाकृत ज्यादा स्थायी जीवन था और वहां पर नगर भी बनने लगे थे। महाजनपद जब बने हैं तो वो द्वितीय नगरीकरण का ही उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।